नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे थे और एम्ब्रियोलॉजी में भी जो हमारा टॉपिक था वो था क्लीवेज। कौन सा था? क्लीवेज। क्लीवेज स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या पूरा सिलेबस करवाएंगे? तो बच्चा 99% कोशिश ये रहेगी कि पूरा सिलेबस करवाया जाए, ठीक है। और क्वेश्चंस भी करवाए जाएं हर चैप्टर के बाद, तो क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। जैसे ही क्लीवेज कंप्लीट हो जाएगा हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके। और ये था कि अभी इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या पूरा सिलेबस हो जाएगा? क्या पूरा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन वक्त तो चाहिए ना। बिना वक्त के सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अभी मान लीजिए कि जैसे जैन है, यानी जनवरी की 31 को भी आपकी वैकेंसी आ जाती है, तब भी जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। और हमारी वीडियोज मंडे से लेकर के सैटरडे तक हर रोज आएगा, संडे को नहीं आएगा। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आएंगे और संडे को नहीं आएंगे। संडे को आपको जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और सपोज दैट मान लीजिए कि आपने 100% पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? 100% पढ़ लिया, और इसमें से आपको कुछ भी नहीं याद है। और सपोज दैट आपने 70% पढ़ा और ये आपको आता है, तो बेटर कौन सा है इसमें? ये वाला है। जितना भी पढ़ना है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद करके पढ़ना है, ताकि सिलेक्शन हो। इधर ऐसे नहीं कि भाई इधर से भी मैटर उठा लिया, इधर से भी ले लिया, मेरे पास ये टॉपिक नहीं है, मेरे पास ये टॉपिक नहीं है। जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसको तो कम से कम क्लियर करते हुए चलो। ये प्लस पॉइंट है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे क्लीवेज। क्लीवेज को सेगमेंटेशन भी कहते हैं और सेलुलेशन भी कहते हैं। सेगमेंटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट का निर्माण होता है। आगे चलकर ये सेगमेंट ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस वजह से क्लीवेज को सेगमेंटेशन भी कहते हैं। सेलुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जाइगोट के बाद में माइटोटिक डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो नई नई सेल्स बनती जाएंगी, और ये क्या कहलाता है? सेलुलेशन। इसकी वजह से सेलुलेशन और सेगमेंटेशन, यानी क्लीवेज को सेगमेंटेशन और सेलुलेशन कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम क्लीवेज की खोज किसने की थी? खरमेडन ने की थी। किसने की थी? खरमेडन ने। और जो शब्द दिया था वो वॉन बेयर ने दिया था। क्लीवेज जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? वॉन बेयर ने दिया था। क्लीवेज में क्या होता है कि यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है। जाइगोट होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ कि जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और इसको किस में बदल दिया जाएगा? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके दौरान? क्लीवेज के दौरान, ठीक है। अब ये देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी जो सेल की स्टेज होती है वो क्लीवेज के दौरान होती। बाकी ये चीज़ मैं आपको जैसे ही डेवलपमेंट एम्ब्रियो हमने देखा था उस दौरान ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बताई थी, तो यहाँ पर आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए जाइगोट से पढ़ेंगे। और ये जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। आपको पता है डिप्लॉइड होता है और यूनिसेलुलर होता है। जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होता है, ठीक है, क्योंकि जाइगोट में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका होता है, तभी तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पर रैपिडली माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये माइटोटिक डिवीजन होता है ये बहुत फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। इस दौरान यहाँ पर क्या होगा? 2 सेल्स स्टेज बन जाएंगी, 4 सेल स्टेज बन जाएगी, 8 सेल स्टेज बन जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पर जाइगोट के आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो उनकी सेल्स पे आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक घर बनाते हो, जैसे एक आप क्या बनाते हो? घर बनाते हो। इसमें जैसे किचन बना लिया, आपने स्टडी रूम बना लिया, ये आपका हॉल बना लिया, तो इसी के अंदर अंदर बनती जाएंगी चीज़ें। कहने का मतलब है कि इसके अंदर अंदर सेल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। नई नई सेल्स बनती जाएंगी और ये डिवीजन चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मोरूला बनता है ये 16 सेल स्टेज होता है। तो जाइगोट से 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, तो वो स्ट्रक्चर कौन सी कहलाती है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला। और मोरूला एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, ये मलबरी जैसी होती है, सहतूत के जैसी होती है, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। और ये
जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होता है और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ध्यान रखना। और जाइगोट से मोरूला का बनना मोरूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोरूलेशन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर मोरूला से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है, ठीक है। और ब्लास्टुलेशन के साथ साथ ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मोरूला है इसके अंदर सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये सेल्स हैं। और ये सेल्स आपको पता है कि जैसे ही ब्लास्टुलेशन होता है तो उस दौरान ये सेल्स रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ सेल्स तो आउटर लेयर की तरफ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कुछ सेल तो आउटर लेयर की तरफ इस तरीके से क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब जो बाहर की तरफ अरेंज हो गई उनको हम क्या कहते हैं, आउटर सेल मास कहते हैं, या फिर उसको ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके किस में हेल्प करेगा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्या करता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक एडिशनल ऑर्गन है। क्या है, एक एडिशनल ऑर्गन है जो मदर और बेबी के बीच, किसके अंदर, ये मदर और बेबी के बीच में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, मदर और बेबी के बीच में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो बेबी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर में आ जाते हैं और मदर इसे नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा बॉडी से क्या कर देती है, आउट कर देती है, ठीक है। और जो इनर सेल मास है जो आपको दिख रहा है, ये इनर सेल मास है, ये इनको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। और ये एम्ब्रियोब्लास्ट आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इनर मास से, ठीक है। अब देखिए, अभी बताया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, कि सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक मिनट, बहुत सारे सेगमेंट आपको क्या है, ये देखिए नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, सेगमेंट है। और ये सेगमेंट, इनको क्या कहते हैं, ये ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। मतलब जो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, खंड। तो बहुत सारे खंड मिलकर के आपस में ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ब्लास्टोमियर मिलकर के ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर से ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो स्टेज होती है इसमें जो सेल्स की संख्या होती है वो 32 होती है। तो ध्यान रखना, मोरूला में तो होती है 16 और ब्लास्टुला में होती है 32, ठीक है। अब देखिए, इस स्टेज को या तो ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे या फिर ब्लास्टुला कहेंगे। तो ब्लास्टुला तो एनिमल्स के संदर्भ में कहते हैं और ब्लास्टोसिस्ट मैमल्स के संदर्भ में कहते हैं, ठीक है। तो ये था, ये बता दिया है, पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर फिर से रिपीट हो गई है। यहाँ पर थ्योरी के संदर्भ में देखिए एक बार, यहाँ पर क्लीवेज के दौरान माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये बता दिया कि क्लीवेज के दौरान माइटोटिक डिवीजन होता है। ये माइटोटिक डिवीजन रैपिडली होता है, बहुत फास्ट होता है। यूनिसेलुलर जाइगोट में सतत रूप से माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर्ड ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट मैमल्स के संदर्भ में बनता है और ब्लास्टुला एनिमल्स के संदर्भ में बनता है। तो ये बता दिया कि यूनिसेलुलर जाइगोट से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर्ड बनती है, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, मोरूला कहलाता है। तो जाइगोट से मोरूला का बनना क्या कहलाता है, मोरूलेशन कहलाता है। जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ये अभी बता दिया कि जाइगोट है और जाइगोट से ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टुला का होता है या फिर ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ठीक है। और नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज के दौरान होने वाले माइटोसिस में अंतर होता है, और ये अंतर क्या है, देखो कि इंटरफेज है वो कैसी होती है, लंबी होती है। इंटरफेज लंबी होती है, नॉर्मल माइटोसिस दौरान की बात हो रही है ये। तो यहाँ पर G1, S और G2 ये सारी स्टेजेज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये सारी की सारी प्रवासता यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। क्लीवेज के दौरान होने वाले माइटोसिस में जो इंटरफेज होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। यहाँ पर ओनली S प्रवासता उपस्थित होती है, G1 एंड G2 प्रवासता अनुपस्थित होती है यहाँ पर, ठीक है।
G1 और G2 यहाँ पर अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये माइटोसिस में इंटरफेज होती है, वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। अब देखिए, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज यहाँ पर नहीं होता। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ साइटोप्लाज्म से है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लीवेज के दौरान न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो दोनों में डिफरेंस है। और ये देखना, ये शॉर्ट क्यों होती है, आगे पता चल जाएगा ये क्यों होती है शॉर्ट, ठीक है। ब्लास्टुला में छोटे छोटे क्या बनते हैं, सेगमेंट बनते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो ब्लास्टुला किसके संदर्भ में बनेगा, एनिमल्स के संदर्भ में, और मैमल्स के संदर्भ में इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं, इसकी वजह से क्लीवेज को सेगमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। ब्लास्टोमियर आपस में मिलकर के ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अभी डायग्राम्स के थ्रू ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपकी। क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर की साइज निरंतर घटती रहती है, लेकिन संख्या बढ़ती रहती है। क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर की साइज क्या होती है, घटती रहती है, और लेकिन संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एस फेज ही प्रेजेंट होती है। आपको पता है ना, सिर्फ एस फेज प्रेजेंट होती है, तो ग्रोथ फेज तो प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो निरंतर इनकी संख्या क्या होगी, घटती रहेगी, लेकिन घटती रहने की वजह से संख्या बढ़ेगी, साइज क्या होगी, घटेगी, और संख्या होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज के दौरान देयर इज नो चेंज इन साइज, शेप और वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के आयतन, आकार और आकृति में कोई चेंज नहीं होता क्लीवेज के दौरान। यानी यूँ कहूँ कि जो जाइगोट का आकार होगा वो ही किसका आकार होगा, ब्लास्टुला का होगा, ठीक है। क्लीवेज के दौरान देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के द्रव्यमान में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्लीवेज के दौरान, ठीक है। मास ऑफ ब्लास्टोमियर इज इक्विवेलेंट टू जाइगोट, क्या मतलब है इसका, कि जो ब्लास्टोमियर का मास होता है वो जाइगोट के मास के बराबर होता है। विदलन के दौरान डीएनए की मात्रा बढ़ती है। डीएनए की मात्रा किस तरीके से बढ़ेगी, आगे रिएक्शन के थ्रू इसको कंसीडर कर दूंगी। यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए कि विदलन के दौरान डीएनए की मात्रा बढ़ती है ताकि नए ब्लास्टोमियर के लिए क्रोमोसोम्स का निर्माण करवाया जा सके। क्लीवेज के दौरान जो सेल डिवीजन यानी जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो रैपिडली होता है, बहुत फास्ट होता है, ये बता चुकी हूँ अभी अभी। क्लीवेज के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, क्या आवश्यक है, क्लीवेज के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। उपयुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में विदलन की दर क्या होगी, बढ़ेगी। यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तब ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा है ही और CO2 यहाँ पर कम है और योग भी कम होगा, यानी रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा तब योग कम होगा। किस नियम के अनुसार, बेल्फोर के नियम के अनुसार, ठीक है। और मान लीजिए कि CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ये यहाँ पर ज़्यादा होगा, CO2 की मात्रा ज़्यादा है तब रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर योग भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो योग की मात्रा ज़्यादा है तब रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा है तब योग की मात्रा क्या होगी, कम होगी। किस नियम के अनुसार, बेल्फोर के नियम के अनुसार। तो बेल्फोर का नियम पीछे बताया था जब टाइप्स ऑफ एग पढ़ रहे थे तब, ठीक है। क्लीवेज के दौरान ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किसका होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और यहाँ पर ये जो ट्यूबलिन प्रोटीन है ये माइक्रोट्यूबलिन का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोट्यूबलिन यानी सूक्ष्म नलिकाओं का फॉर्मेशन करती है और ये आगे चल करके स्पेंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करती है। आपको बताया था जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब ये बात मैंने बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो सूक्ष्म नलिकाओं का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। उस दौरान एक स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बताई थी, A और B ये ट्यूब है और ये ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, और इस तरीके से कुछ बताया था ये आर्म्स हैं जो डाइनिन प्रोटीन के बने हुए
होते हैं। और डाइनिन प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो ट्यूब होती है, उनकी जो आर्म्स होती हैं, वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, तो वो डाइनिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो क्लीवेज के दौरान राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्लीवेज के दौरान राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का सिंथेसिस होता है, यानी ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम है, ये आरएनए का यहाँ पर रिडक्शन करता है और डीएनए बना लेता है। और अभी अभी बताया था कि क्लीवेज के दौरान डीएनए की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। तो वो इस तरीके से बढ़ती है। ब्लास्टूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, जाइगोट के द्वारा ब्लास्टूला का फॉर्मेशन ब्लास्टुलेशन, जाइगोट के थ्रू मोरूला का फॉर्मेशन मोरूलेशन। तो ये चीज़ डायग्राम के थ्रू कंप्लीट कर दी है और यहाँ थ्योरी में भी लिख दिया है इनको। ठीक है, अब देखो प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या है। प्लेन ऑफ क्लीवेज, और ये 4 टाइप की होती हैं और इसमें कौन कौन सी है, पहले देखो मेरिडियोनल प्लेन, मेरिडियोनल प्लेन, दूसरी है वर्टिकल प्लेन, और तीसरी है इक्वेटोरियल प्लेन, और चौथी है लैटिट्यूडनल प्लेन। तो हमने प्लेन ऑफ क्लीवेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। याद किस तरीके से रखोगे, ट्रिक देखो, एम वेल, मैं अच्छा हूँ। वैसे वेल की स्पेलिंग वैसे ये सही नहीं है, पर आपको याद रखना है मैं वेल यानी मैं अच्छा हूँ। तो मैं से क्या बनाएंगे, मेरिडियोनल प्लेन, और वी से क्या बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन, और ई से क्या बनाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन, और एल से क्या बनाएंगे, लैटिट्यूडनल प्लेन। ठीक है, मेरिडियनल प्लेन है, इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। यहाँ पर फ्रॉग में पहला और दूसरा क्लीवेज होता है, वो मेरिडियोनल प्लेन का होता है। चिक में भी पहला और दूसरा जो क्लीवेज होता है वो मेरिडियोनल प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन का एग्जाम्पल फ्रॉग में जो 4th क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल प्लेन जैसा होता है। अब इक्वेटोरियल में जैसे ह्यूमन आ गया, ह्यूमन में जो पहला क्लीवेज होता है वो इक्वेटोरियल होता है। और लैटिट्यूडनल में जो फ्रॉग का 3rd क्लीवेज होता है फ्रॉग में, वो कैसा होता है, लैटिट्यूडनल होता है। ठीक है, अब ये होते किस तरीके से, डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है, यहाँ पर मेरिडियोनल है, ये पहला मेरिडियोनल प्लेन है। इसमें ये क्या है, एक एग है, क्या है, ये एक एग है। और एग में आपको पता है कि 2 पोल होते हैं, एक तो एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है। तो एनिमल पोल की तरफ योग की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वेजिटल पोल पर योग की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो विदलन की खांच है, यानी जो क्लीवेज फर्रो है, वो एनिमल पोल से होती हुई, सेंट्रल अक्स से होती हुई वेजिटल पोल पर पहुँचेगी। कहने का मतलब है कि एनिमल पोल से जो विदलन की खांच जाती है वो वेजिटल पोल की तरफ जाती है और केंद्रीय अक्स से गुजरती है। जब विदलन की खांच एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर गुजरे, परंतु ये खांच केंद्रीय अक्स से गुजरती है, तो ये मेरिडियोनल प्लेन कहलाती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एक्सिस होगा, यानी ये केंद्रीय अक्ष हो गई। और एग्जाम्पल इसका मैंने बता दिया है आपको। और ये दूसरा है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में क्या होता है कि एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर विदलन की खांच गुजरती है, परंतु यहाँ पर केंद्रीय अक्ष से नहीं गुजरती। जबकि मेरिडियोनियल तो आपको पता है कि इधर ऐसे केंद्रीय अक्ष से गुजरती थी, यहाँ पर ये केंद्रीय अक्ष से गुजरती नहीं है, जबकि ये मेरिडियोनियल प्लेन के क्या है, समानांतर है। कौन सी है ये, वर्टिकल प्लेन है। तो आपको पता है इधर बी से गुजरेगी तब तो मेरिडियोनल प्लेन हो जाएगी, और इसके समानांतर गुजरेगी तब ये कैसी हो जाएगी, वर्टिकल प्लेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेटोरियल प्लेन कौन सी है, इक्वेटोरियल प्लेन है अपना। इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ पर एनिमल पोल से वेजिटल पोल के समानांतर होकर के गुजरती। ये क्या है, एनिमल पोल है, और ये क्या है, वेजिटल पोल है। तो यहाँ पर जो विदलन की खांच है वो इनके समानांतर होकर के गुजरती है। ठीक है,
कहने का मतलब है कि इक्वेटोरियल प्लेन है वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के समानांतर होकर के गुजरती है और साथ में ही सेंट्रल अक्ष से होकर के गुजरती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, मेरीडियोनल प्लेन के समकोण पर स्थित होती है। समकोण पर किस तरीके से, मान लीजिए कि बीच से गुजरे तब तो ये मेरीडियोनल प्लेन हो गई, तो यहाँ पर देखिए बीच से इसको गुजार दिया और इस तरीके से ये समकोण बन गया। ठीक है, बन गया ना समकोण। तो मेरीडियोनल प्लेन के समकोण पर स्थित है। कौन सी, इक्वेटोरियल प्लेन की बात हो रही है। अब है लैटिट्यूडनल प्लेन। वेरी सिंपल, ये क्या होता है कि यहाँ पर अगर बीच से जाए तब तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गई और इसके इधर यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल के समानांतर तो होती है लेकिन सेंटर अक्ष से यहाँ पर ये नहीं गुजरती। ठीक है, और आपको पता ही है ये सेम इसके जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसके समानांतर होती है। तो डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ये जैसे इक्वेटोरियल प्लेन है और इसके यहाँ पर समानांतर होकर के गुजरेगी, सेंटर अक्ष से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा, ये था प्लेन ऑफ क्लीवेज। 4 टाइप होते हैं, कैसे याद रखोगे, मैं वेल, इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। अब है अगला पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के प्रतिरूपों का निर्धारण योग यानी अमाउंट ऑफ योग के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज में रेडियल क्लीवेज, बाई रेडियल क्लीवेज, बाईलेटरल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। मैमल्स में देखेंगे क्लीवेज के प्रतिरूपों का जो निर्धारण है वो अमाउंट ऑफ योग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर करेंगे। रेडियल क्लीवेज, बाई रेडियल क्लीवेज, बाईलेटरल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियल क्लीवेज के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है कि यहाँ पर इस पैटर्न के दौरान ब्लास्टोमियर रेडियल सिमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, जाइगोट है और इसमें रेडियल सिमेट्री हुई और यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर है ये रेडियल सिमेट्री में यहाँ पर अरेंज हो जाती है और बनने वाले ब्लास्टोमियर का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। जैसे ये ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर, इन सब का साइज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा और वर्टिब्रेटा, तो इनमें रेडियल क्लीवेज होती है। और दूसरा हमारा कौन सा था, बाई रेडियल क्लीवेज। इस बाई रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि दो तो यहाँ पर मेरीडियोनल प्लेन, दो कौन से होंगे, मेरीडियोनल प्लेन, और थर्ड जो क्लीवेज यहाँ पर होगा वो वर्टिकल प्लेन होगा। ठीक है, तो पहले तो दो मेरीडियोनल प्लेन और तीसरा जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल प्लेन। ये बता चुकी हूँ, अभी दोबारा नहीं बताऊंगी। यहाँ पर बनने वाले ब्लास्टोमियर बाई रेडियल सिमेट्री में यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी बढ़िया है बेरोई। तो बेरोई में बाई रेडियल क्लीवेज होती है। बाई रेडियल क्लीवेज में पहले जो दो क्लीवेज होती हैं, जो प्लेन होती हैं वो मेरीडियोनल प्लेन, और जो थर्ड क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और इसी के साथ में आगे चलेंगे बाईलेटरल क्लीवेज। बाईलेटरल क्लीवेज में क्या होता है कि पहले दो कैसे होंगे, मेरीडियोनल प्लेन, और इसके बाद में जो थर्ड क्लीवेज होगा वो लैटिट्यूडनल प्लेन होगा। इससे बनने वाले ब्लास्टोमियर भी बाईलेटरल सिमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। और बढ़िया एग्जाम्पल है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा में हर्डमानिया आएगा। ठीक है, तो हर्डमानिया में बाईलेटरल क्लीवेज पाया जाता है। सिफेलोकोडेटा में एम्फीमिक्सिस, और एम्फीमिक्सिस का बायोलॉजिकल नेम है ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है, और अब देखो हमारा फोर्थ है स्पाइरल क्लीवेज। और स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लास्टोमियर का रोटेशन होता है। क्या होता है, ब्लास्टोमियर का यहाँ पर रोटेशन हो जाता है। यहाँ पर ब्लास्टोमियर का रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जब समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा, तीसरा समसूत्री विभाजन होता है, तो ब्लास्टोमियर के साथ साथ स्पेंडल फाइबर का
फॉर्मेशन नहीं होगा, वो जो स्पेंडल फाइबर हैं वो कैसे हो जाएंगे, रोटेट हो जाते हैं। फॉर्मेशन तो पता है आपको, माइक्रोट्यूबलिन करेंगी, क्योंकि बताया था ना कि माइक्रोट्यूबलिन आगे चल करके स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। तो तीसरा जो समसूत्री विभाजन होता है वो ब्लास्टोमियर के साथ साथ स्पेंडल फाइबर भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। और ये देखो, ये क्या है, एक एग है, और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर स्पेंडल फाइबर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेट के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोलस्क का, और इधर आपको दिखाई दे रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और एस्के हेलमंथीज, ये कौन सा था अपना, पैटर्न ऑफ क्लीवेज था। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 है, रेडियल, बाईरेडियल, बाईलेटरल और स्पाइरल। तो एग्जाम्पल देख लो, तो ये एग्जाम्पल था। तो स्पाइरल भी, स्पाइरल क्लीवेज वह 2 तरीके का होगा, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखिए 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। सर्वप्रथम क्लीवेज की खोज खरमेडन और शब्द वॉन बेयर ने दिया था। यूनिसेल्युलर जाइगोट से मल्टीसेल्युलर मोरुला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, और इसी के साथ में ब्लास्टुला में कैविटी पाई जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, किसके नियम के अनुसार, बेल्फोर के नियम के अनुसार। अब देखो, माइक्रोट्यूबलिन यहाँ पर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है, डीएनए यहाँ पर बहुत, डीएनए का फॉर्मेशन होता है क्लीवेज के दौरान। तो फिर पढ़ा प्लेन ऑफ क्लीवेज, और ये भी 4 तरीके का होता है, मेरिडियोनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल, लैटिट्यूडनल। तो इन सारों का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, और पैटर्न ऑफ क्लीवेज में भी 4 टाइप पढ़े, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो, इतना पैनिक करने की अभी आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सिलेबस भी हो जाएगा, आप बस रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। चीज़ें आपको इस तरीके से याद हो जानी चाहिए कि इस पेज पे ये लाइन है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।